हेलो, वेलकम टू ऑल। अभी हम पढ़ रहे हैं मानव पर्यावरण संबंधों के बारे में। इसके अंतर्गत हमने पर्यावरणीय नीतिवादी उपागम के बारे में पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया, जिसमें मानव को एक निष्क्रिय कारक के रूप में माना गया। अभी हम पढ़ेंगे संभववाद के बारे में, जिसमें मानव पर्यावरण संबंधों के अंतर्गत मानव को एक सक्रिय कारक के रूप में माना गया है। संभववाद की शुरुआत भूगोल में 19वीं सदी के अंत में होती है और इसका श्रेय जाता है विडाल डी ला ब्लास को, जो कि एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे। उन्होंने जो पूर्ववर्ती या उस समय जो उपागम था पर्यावरणीय नीतिवाद या प्राकृतिक नीतिवाद, उसको नकार कर संभववाद में विश्वास व्यक्त किया। उनके शब्दों में कहें तो उनका मानना था, नेचर सेट लिमिट्स and offered possibilities for human settlement, but the way man reacts or adjusts to these given conditions depend on his traditional way of living। अर्थात प्रकृति सीमाएं तो निर्धारित करती है, परंतु मानव को अधिवासित करने में अनेक संभावनाओं का अवसर भी देती है। मानव उसके प्रति कैसे और किस प्रकार क्रिया करता है या उसके प्रति किस प्रकार समायोजित या अनुकूलित होता है, यह उसकी संस्कृति या जीवन पद्धति या वे ऑफ लिविंग पर निर्भर करता है। अर्थात पर्यावरण तो अपनी संभावनाएं प्रस्तुत करता है, लेकिन उसमें से मनुष्य जो अपनी वे ऑफ लिविंग या कह सकते हैं उसकी आवश्यकताओं, इच्छाओं, क्षमताओं के अनुसार उसमें से जो संभावनाएं हैं उनका चयन करता है। इस प्रकार विडाल डी ला ब्लास ने अपने जो सिद्धांत है संभववाद का, उसमें वे ऑफ लिविंग की अवधारणा पे जोर दिया, जिसको ब्लास ने जेनरे दे वी की संज्ञा दी। तो ब्लास का मानना था कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो सभी के लिए एक समान अर्थ न रखे। जो भिन्न भिन्न जेनरे दिवी अर्थात जो भिन्न भिन्न संस्कृति या वे ऑफ लिविंग वाले समाज या व्यक्ति हैं, उनके लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। अर्थात जेनरे दिवी या वे ऑफ लिविंग ये निर्धारित करने में एक आधारभूत कारक है कि कोई विशेष मानव समूह प्रकृति द्वारा प्रस्तुत संभावनाओं में से किसका चयन करता है। इसको 17वीं 18वीं सदी में जो यूरोप के लोगों का जो उस समय का जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र था, जो कालांतर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाया, उसमें जो यूरोपीय लोग बसे थे उनके उदाहरण से समझा जा सकता है। जो लोग बसे थे उनके लिए जो अमेरिका का जो भौतिक पर्यावरण था सबके लिए एक समान था, लेकिन सभी ने एक जैसा कार्य नहीं चुना, सबने एक जैसी जीवन शैली नहीं चुनी। किसी ने खनन का कार्य चुना तो किसी ने लकड़ी काटने का कार्य चुना। तो इन कार्यों का चयन या फिर जो यूएस का जो प्राकृतिक पर्यावरण था उससे ने जो संभावनाएं प्रस्तुत की, उनमें से किस संभावना का चयन करना है, यह जो मानव समूह गए थे यूरोप से, उनके पूर्व ज्ञान, उनकी तकनीक और उनकी क्षमताओं पे इस चीज़ ने निर्भर किया, अर्थात उनके जेनरे दिवी या वे ऑफ लिविंग में। इस प्रकार ब्लास जो मानव पर्यावरण संबंध है उसमें जो मनुष्य की जो संस्कृति है या फिर उसकी जीवन पद्धति है उसको एक प्रमुख कारक के रूप में देखते हैं, ना कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जैसा कि नीतिवादी विचारक मानते थे। और इस प्रकार जो विडाल के विचार हैं, उन्होंने एक विशेषकर फ्रांस में एक विडालियन परंपरा या ट्रेडिशन की शुरुआत की, जो हमें 20वीं सदी के संभववादी विचारों में भी देखने को मिलती है। जैसे कि जीन ब्रून्स का उदाहरण देखिए। जीन ब्रून्स जो ब्लास थे उनके शिष्य थे। उन्होंने जो ब्लास के संभववादी विचार हैं उनको आगे बढ़ाया। अगर उनके शब्दों में कहें तो उन्होंने भी माना कि नेचर सेट्स लिमिट सेट बाय द नेचर टू द मैन्स एक्शन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। साथ ही उन्होंने ये माना कि जो प्रकृति जो सीमाएं निर्धारित करती है वो जो पृथ्वी की सतह है उन पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित
होते रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मार्जिनल इन्वायरमेंट है या कठोर इन्वायरमेंट है, अति उष्ण या अति शीत पर्यावरण है, उसमें जो मनुष्य के चयन या उसकी जो चॉइसेस या पसंद है वो या अवसर उसके सीमित हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर देखें तो जो अधिक अनुकूलित क्षेत्र हैं जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ जो मनुष्य की तकनीक अत्यधिक विकसित है और वहाँ संभावनाएं क्या हैं, अनंत हैं। तो ब्रून्स का मानना था कि जो प्रकृति सीमाएं निर्धारित करती है और अवसर प्रदान करती है उनमें क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि जो मुलाज़ा मानते थे कि उन संभावनाओं में से व्यक्ति अपने वे ऑफ लिविंग के अनुसार चयन करता है, और ये ब्रून्स भी मानते हैं। लेकिन ब्रून्स ये मानते हैं कि लेकिन उसको प्रकृति के नियंत्रण से उसको जो मनुष्य है वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो सकता है। हालांकि वे मानते हैं कि जो प्रकृति है वो मैंडेटरी नहीं, परमिसिव है, अर्थात आदेशात्मक न हो गए, अनुमति बोधक है। वह सिर्फ एक दिशा प्रदान करती है जिसमें से यह संभावनाएं उपस्थित करती है, सीमाएं निर्धारित करती है, उसके भीतर रह के जो मनुष्य अपना विकास या अपनी संस्कृति का निर्माण उसके भीतर रहकर ही करता है। अब देखते हैं लुशियन फेब्रे, जो कि एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे। इन्होंने जो अभी तक जो विचार पढ़ रहे हैं इनको संभववाद नाम फेब्रे ने ही दिया। फेब्रे का मानना था कि मैन इज नॉट ए पैसिव बीइंग बट एन एक्टिव फोर्स। नियतिवादी विचार में जहाँ मनुष्य को निष्क्रिय कारक मानते हैं, वहीं फेब्रे ने कहा कि मैन एक पैसिव कारक नहीं है, पैसिव बीइंग नहीं है, वो क्या है, एक एक्टिव फोर्स या एक सक्रिय कारक है। फेब्रे को कोट करें तो देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन एज मास्टर ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। अर्थात आवश्यकता नहीं, सर्वत्र संभावनाएं हैं, अर्थात कोई अनिवार्यता नहीं है, हर जगह पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, एवं मनुष्य इन संभावनाओं को उपयोग करने का निर्णय करता है। अर्थात इनका मास्टर या फिर इनका जज या निर्णयकर्ता कौन है, मनुष्य। तो फिर जो फेब्रे के विचार हैं वो भी संभववादी विचार हैं, और जो स्पष्ट होता है कि फेब्रे जो संभावनाएं हैं या अवसर हैं उनमें से चयन के निर्णय करने का पूर्ण अधिकार मनुष्य के पास मानते हैं। धीरे धीरे संभववादी विचार फ्रांस से बाहर भी फैले, और अमेरिका में जो संभववादी विचारक, अनेक संभववादी विचारक हुए, जिनमें से ईसा बोमेन और कार्ल सावर प्रमुख हैं। हम यहाँ कार्ल सावर के जो कार्य हैं उनका जिक्र करेंगे। कार्ल सावर ने मानव भूगोल के अंतर्गत कल्चरल लैंडस्केप का सिद्धांत दिया। कार्ल सावर ने बताया कि जो नेचुरल लैंडस्केप होता है वो किस प्रकार इवॉल्व होके कल्चरल लैंडस्केप बनता है। मैन बिहेविंग इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स ऑफ हिज कल्चर परफॉर्म्स वर्क ऑन द फिजिकल एंड बायोटिक फीचर ऑफ हिज नेचुरल सराउंडिंग और नेचुरल लैंडस्केप एंड ट्रांसफॉर्म्स देम इनटू कल्चरल लैंडस्केप। अर्थात अपनी संस्कृति के मानकों के अनुसार कार्य करते हुए मनुष्य अपने प्राकृतिक परिवेश या जो उसका नेचुरल लैंडस्केप है उसके भौतिक और जो जैविक घटकों पर कार्य करते हुए उन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य या कल्चरल लैंडस्केप में परिवर्तित करता है। तो कार्ल सावर अपने सिद्धांत में क्या मानते हैं कि जो भौतिक पर्यावरण होता है वो जो सांस्कृतिक भूदृश्य निर्माण के लिए केवल प्रारंभिक आधार होता है, और अपना जो कल्चरल लैंडस्केप या फिर मनुष्य अपना जो विकास या संस्कृति का निर्माण है वो उसकी जो कल्चरल मेकअप है या जो उसका सांस्कृतिक स्वरूप है या उसका ज्ञान तकनीक है उस पर निर्भर करता है। तो कार्ल सावर के कार्यों से जो संभववादी विचार हैं वो फ्रांस से बाहर अमेरिका या कहीं तो पूरी दुनिया में फैले, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार या 20वीं सदी के जो मध्य है वहाँ तक, उस समय तक ये संभववादी जो विचार थे इन्होंने भूगोल में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। और फिर धीरे धीरे क्या कि संभववादी, घोर संभववादी और घोर नियतिवादी,
दोनों ही विचारों का ये आलोचना हुई या विरोध हुआ, और उन्हीं में से कुछ जो आलोचनाएं हैं उन पे दृष्टि डालते हैं। संभववादियों पे अक्सर ये आरोप लगता है कि उन्होंने जो अपना जो संस्कृति का महत्व है या जो मेन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप में जो मेन एलिमेंट है या ह्यूमन एलिमेंट है उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया या एग्जैजरेट किया, और साथ ही जो प्राकृतिक वातावरण है उसकी भूमिका को नज़रअंदाज किया या कम कर गया का, और उन्होंने प्रकृति को केवल एडवाइज़र या मार्गदर्शक की भूमिका तक ही सीमित कर दिया, उससे अधिक नहीं मानते। तो जबकि जो संभववादी आलोचक हैं वो मानते हैं कि प्रकृति ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवाइज़र की भूमिका है या फिर संभावनाएं प्रस्तुत करती है, वो मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित भी करती है। तो इनके एक प्रमुख आलोचक रहे जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने संभववाद और नियतिवाद का जो एक मध्यम मार्गी दृष्टिकोण नवनियतिवाद प्रस्तुत किया या न्यू डिटर्मिनिज्म प्रस्तुत किया, और जिसका हम अध्ययन अब आगामी कक्षाएं उनमें करेंगे।